हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 4 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। यहाँ बैंक संबंधी एक न्यूज़ है। तो मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक आदेश जारी किया है कि फर्दर जो भी आदेश आएगा अभी इस केस के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉरेटोरियम से संबंध में अभी अस्थायी रूप से लोन को स्थगित कर दिया है। इन्होंने अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है लोन को। तो इसमें होता क्या है मॉरेटोरियम के अंदर कि जैसे सपोज आपने कोई लोन लिया है बैंक से और आप अब ये कोरोना जो क्राइसिस हो गई है तो आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, राइट। रीपेमेंट मतलब कि आप उसका इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं। तो उस केस में बैंक का एनपीए ना होने पाए, अपने जो लोन जिन्होंने दिया है वो डिफ़ॉल्ट ना कर पाए, तो इसलिए कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि उनको एक मॉरेटोरियम दे दिया जाए ताकि उनको कुछ समय दे दिया जाए, क्योंकि उनकी इनकमिंग अभी बंद हो गई है, उनकी आय जो है वो बंद हो गई है अभी। तो वो स्टार्ट होने तक उनको कुछ समय दे दिया जाए ताकि वो अपने लोन की जो किस्तें हैं उनको पे कर पाएँ वो। तो ये होता है मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम के तहत उनको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाता है उनकी लोन की किस्त को। जैसा कि आपने सुना होगा कोरोना के दौरान 3 महीने के लिए इसको किया भी गया था। तो अभी कुछ और समय के लिए बात की जा रही है, डिमांड चल रही है कि ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारा लोन एनपी हो जाएगा तो बैंक के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा। प्लस जो भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने कि लोन लिया है वो भी उसे रीपे नहीं कर पाएंगे, वो भी स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से ये चीज़ें हैं, क्योंकि इकोनॉमी को बनाना है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये सारी बात चल रही है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्दर आदेश जारी कर दिया है। तो ये है मॉरेटोरियम संबंधित न्यूज़। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है थेरानोस्टिक पद्धति। थेरानोस्टिक पद्धति, इसमें कहा गया फेफड़ों के कैंसर हेतु इस पद्धति को डेवलप किया जा रहा है। तो ये पद्धति जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ये इस पर काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है मेडिकल के क्षेत्र में, एग्जाम से पूछी जा सकती है जनरल जीके में भी कि थेरानोस्टिक पद्धति संबंध किससे है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है। यहाँ पे 2 एरियाज़ की बात है। ये एक तो अना सागर झील अजमेर के अंदर है, बहुत ही फेमस है, एग्जाम से पूछी जाती है कई बार। तो ये पिक्चर है यहाँ पे अना सागर झील की। दूसरी पिक्चर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये झालावाड़ के अंदर एक है भीम सागर बांध जो कि उजाड़ नदी पर बना हुआ है। तो दोनों बारिश का समय है, इस प्रकार की डेली कुछ ना कुछ पिक्चर्स आ रही हैं बांध की, नदी की, नहर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे बात यहाँ की जा रही है न्यूक्लियर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर, ये एडिटोरियल के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिए हैं। तो इसमें बात की जा रही है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011 के अंदर, ये जापान के अंदर स्थित है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। उसके बाद आता है एक चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में यूक्रेन देश के अंदर हुआ था। ये सारे के सारे जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी हैं डिजास्टर, जो भी आपदाएं हुई हैं उनसे संबंधित के ये घटनाएं हैं। तो तीसरी है 3 माइल आइलैंड यूएसए के अंदर 1979 में ये घटना हुई थी। तो ये इसमें कुछ बात बताई भी गई है कि नेगेटिव्स क्या हैं इसके, जो भी हम न्यूक्लियर को हम यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो ये उनके कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनी है जैसे कि रूस की है रोसेटम, चीन की है चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, अमेरिका की न्यू स्केल पावर। तो ये कंपनी से पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर कि किस देश की कौन सी कंपनी है। तो आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। यहाँ पे ये बात की जा रही है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आपने सुना होगा, मॉनिटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की। तो ये मतलब अभी 2016 में ही ये निर्माण किया गया है इस प्रकार की समिति का। तो मौद्रिक नीति समिति की ये हर वर्ष 4 बार बैठती है, मतलब हर क्वार्टर पर बैठती है ये। तो उसमें समीक्षा करती है कुछ, जैसे कि इन्फ्लेशन को लेकर क्या करना है, बैंक रेट्स को, जो बैंक रेट्स होती हैं उनको लेकर के क्या डिसीजन लेना है। तो इसके मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिनमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार की तरफ से होते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर मौद्रिक नीति समिति के बारे में। यहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट को 2 से 4% के बीच रखना है, मतलब 4 ±2। ये इनका एक टारगेट है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4+2 हो सकता है और 4-2 हो सकता है, यानी कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है। ये आरबीआई को कहा गया है इस मौद्रिक नीति समिति के थ्रू। इसमें इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की बैठक होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे है, यहाँ पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो नोवाक जोकोविच बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं विश्व के। तो यहाँ पे मैं आपको ये इनका संबंध सर्बिया देश से सबसे पहले बात ये है कि पूछा था एग्जाम्स के अंदर। तो यूएसए ओपन स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रैंड स्लैम जो मैंने आपको बताया था।
तो अब ये न्यूज़ डेली कुछ ना कुछ आती रहेंगी इनकी, मैं कवर करता रहूँगा, तो इम्पॉर्टेंट है। ये इनका पिक्चर है नोवाक जोकोविच का, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये कुलभूषण यादव से संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे। तो कुलभूषण यादव एक नेवल अफसर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, तो इनसे संबंधित यहाँ चर्चा की गई है इस न्यूज़ के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, इनका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, नीदरलैंड हेग के अंदर ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका 1945 में गठन किया गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो इसका गठन किया गया था कि इस प्रकार के कुछ जो भी मैटर होते थे इंटरनेशनल लेवल पर उनको निपटाने के लिए। तो भारत से इसमें 4 लोग रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज। इनके नाम है दलवीर भंडारी, BN राय, नगेन सिंह, RS पाठक। तो नगेन सिंह और दलवीर भंडारी ये दोनों के दोनों राजस्थान से संबंधित हैं। यहाँ पर दलवीर भंडारी जोधपुर से और नगेन सिंह जो है वो डूंगरपुर से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानना जरूरी है, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है ईडी की। ईडी संबंधी एक न्यूज़ है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रवर्तन निदेशालय इसको बोलते हैं हिंदी में, ईडी को। ये जब भी कोई आर्थिक अपराध होता है यानी कि इकोनॉमिक क्राइम जहाँ पे होता है तो ईडी का रोल निकल के आता है। जैसे हमने CBI का सुना है कई सारे केसेस में, सुशांत सिंह में चल रहा है अभी मर्डर केस में, जैसे कि जो क्रिमिनल मैटर होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, ये मतलब CBI आ जाती है। लेकिन जब आर्थिक अपराध की बात होती है तो ईडी का नाम आता है। तो ईडी फीमा एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है फीमा, तो इसके तहत भी ईडी काम करता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत भी ईडी काम करता है। तो ईडी जो है वित्त मंत्रालय जो है उसके अधीन एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ईडी का रोल है, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये कई सारे इसके काम होते हैं। जब भी कोई जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, इस प्रकार के केस, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहाँ पे ईडी का रोल आता है। तो जानना जरूरी है कि ईडी किस प्रकार से काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये दोनों के दोनों एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, इंडोनेशिया रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने हेतु ये देख सकते हैं ताबूत में कोई व्यक्ति लेट गया है, तो बता रहे हैं कि मरने के बाद कैसा क्या होता है, मतलब ये सारा कुछ है। तो ये काम की चीज़ नहीं है, आपको जानना जरूरी है कि इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और यहाँ पे जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया। अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ एक। ये आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है। ये 36,000 आइलैंड तकरीबन उनसे मिलकर के पूरा देश बना है, मतलब आइलैंड कंट्री है पूरा का पूरा। ये इंडिया है, यहाँ से आप इस प्रकार, ये इंडिया से इंडोनेशिया है। ये अरेबियन सी है यहाँ पे इंडिया के वेस्ट में, और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और बड़ा मैप इसका। ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, राइट। ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया कई सारे द्वीपों से बना है। इसमें इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जैसे कि सुमात्रा द्वीप और ये है जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जावा द्वीप पे है, जकार्ता, राइट। अब 2 इंपॉर्टेंट स्टेट आते हैं यानी कि जल संधि। तो एक है मलक्का जल संधि, यहाँ पे होके जाती है मलक्का जल संधि। इसका काम क्या है कि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है जल संधि। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। मतलब कि जल संधि का मतलब ये है कि जल के भागों को जोड़ना और लैंड एरिया को अलग करना, ये होती है जल संधि। तो इंपॉर्टेंट है मलक्का जल संधि। दूसरी जल संधि है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि क्या करती है कि सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करने का काम करती है सुंडा जल संधि। तो इंपॉर्टेंट है दोनों, मलक्का जल संधि और सुंडा जल संधि। मैंने आपको बता चुका हूँ जल संधि किस प्रकार से काम करती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है इंडोनेशिया के बारे में कि इसमें कौन से द्वीप हैं इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों। तो आई होप कि इस मैप के थ्रू आपको इंडोनेशिया समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।